Hello everyone, welcome to my channel Study with Tanveer Kaur। जैसे आपको सबको पता है कि हम क्लास टेंथ का सिलेबस अभी हमने शुरू किया हुआ है और क्लास टेंथ का सिलेबस हमने शुरू किया हुआ है और हम आज क्लास टेंथ एसएसटी सीजी बोर्ड पढ़ेंगे। लैंड रिसोर्सेज चैप्टर 2 है, अध्याय 2 भूमि संसाधन। हम पूरा इंग्लिश मीडियम की बुक है। हम कोशिश करेंगे कि हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आए ये चैप्टर। और इसका आज पार्ट 1 है, ठीक है। तो बिना देरी किए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। लैंड रिसोर्सेज यानी भूमि संसाधन, यानी कि हम लैंड को कैसे कैसे यूज़ करते हैं, इसमें हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अमॉन्ग अवर नेचुरल रिसोर्सेज लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं, लग्जरियस बनाने में हेल्प करती हैं। तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक रिसोर्सेज में लैंड रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी यूज़ लैंड फॉर एग्रीकल्चर। हम लैंड को किसके लिए यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है एग्रीकल्चर फैक्टर। लाइफ स्टॉक, ठीक है। लाइफ स्टॉक, हर्बीवोरस एनिमल्स इस पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। घास वगैरह वो खाते हैं, चारा खाते हैं, वो एग्रीकल्चर से ही आएगा ना। रेयरिंग, उनको पालना। माइनिंग नहीं, लाइफ स्टॉक, सॉरी, लाइफ स्टॉक यानी कि चारा वगैरह ज़मीन से ही मिलेगा ना। मैं एग्रीकल्चर के टॉपिक में चली गई थी। चारा वगैरह ज़मीन से मिलेगा ना, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं वी यूज़ लैंड फॉर, हम ज़मीन किसके लिए यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर के लिए, जो इंडिया की इकोनॉमिक का सबसे पहला फैक्टर है, एग्रीकल्चरल फैक्टर। लाइफ स्टॉक यानी कि हर्बीवोरस एनिमल्स इस पर डिपेंड हैं, घास वगैरह खाते हैं जो ज़मीन पे लगी होती है। रेयरिंग यानी कि जानवर जो पलते हैं वो भी तो ज़मीन पे रहते हैं ना, उनकी केयर वगैरह में। माइनिंग यानी कि खदानें हैं, वो भी ज़मीन में मतलब डिगिंग का प्रोसेस होता है, खुदाई होती है, तो माइनिंग होती है ना। वो कहाँ होती है? ज़मीन में खुदाई होती है। इंडस्ट्रीज़ बड़े बड़े कारखाने जिसके चलते हमारी ज़िंदगी आसान हो रही है, जिसके चलते डेवलपमेंट हो रही है, वो भी ज़मीन पे हैं। ट्रांसपोर्ट का काम भी ज़मीन ट्रांसपोर्ट के काम में भी ज़मीन महत्वपूर्ण है। हैबिटेशन यानी कि हम लोग रहते भी ज़मीन पे हैं, एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ। हु ओन्स द लैंड, लैंड का मालिक कौन है? इफ़ इट बीइंग यूज्ड जुडिशली एंड सस्टेनेबली, क्या ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इसका यूज़ चलता रहेगा, या फिर ये ऐसा है मतलब या फिर हम इसे अच्छी तरह यूज़ करेंगे तो ये रहेगा। इफ़ इट बीइंग प्रॉपरली कंजर्व्ड और इफ़ इट बीइंग डिग्रेडेड, क्या इसे हम बचा के रखेंगे, या ये इसको हम या फिर हम बिल्कुल ही इसे मतलब ख़राब कर देंगे। डिग्रेडेड यानी कि घटाना, या फिर हम मतलब इसे स्पॉइल ही करके रख देंगे, यूज़ करके ख़राब ही कर देंगे। दीज आर द क्वेश्चन वी नीड टू थिंक अबाउट एंड अंडरस्टैंड। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे हमें सोचना चाहिए और समझना भी चाहिए। चलो 2.1 पे अब हम आ रहे हैं, लैंड यूज़ इन इंडिया। जब भूमि के जो यूज़ हैं वो इंडिया में कैसे हैं? एवरी कंट्री और प्रोविंसेस यूज्ड इट
इट्स लैंड इन डिफरेंट वेज। अपनी हर एक कंट्री या फिर जहाँ लोग रहते हैं वो अपने लैंड को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। सम लैंड इज़ फार्म्ड, कुछ जगह पे खेती की जाती है। सम इज़ यूज टू बिल्ड अर्बन हैबिटेशन, कुछ जगह पे बनाए जाते हैं अर्बन हैबिटेशन, यानी कि शहरीकरण वाली ज़िंदगी जीने जैसे बनाया जाता है। सम शहरी मतलब अर्बन हैबिटेशन यानी कि डेवलप किया जाता है कई लैंड्स को। अर्बन हैबिटेशन मतलब कि मेट्रो सिटीज़, बॉम्बे, दिल्ली, ये सब अर्बन हैबिटेशन के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। सम इज़ यूज्ड फॉर इंडस्ट्रीज एंड सम इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट। कुछ एरिया इंडस्ट्रीज कारखानों के लिए यूज़ होता है और कुछ जंगल से कवर है, ठीक है। लैंड यूज इज द वे द पीपल ऑफ द कंट्री और प्रोविंसेस यूज देयर लैंड। लैंड यूज इज द वे इसका मतलब ये है कि मनुष्य लैंड का यूज़ इसी प्रकार से कर रहा है। लैंड यूज़ कीप्स चेंजिंग विद टाइम, और लैंड यूज़ जो है वो समय के हिसाब से बदले जा रहा है। जैसे कि हम ये ये चार्ट को हम पाई चार्ट बोलते हैं, आपको पता ही होगा। ये लैंड यूज़ इन इंडिया, ज़मीन का कैसे उपयोग किया जाता था इंडिया, 1950-1951 ईयर्स दिए गए हैं, आज़ादी के बाद वाली टाइम ही है ना ये। लैंड यूज़ इन इंडिया 2010-11, और ये बुक 2010-11 के सर्वे पे ये चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये सब वर्ड्स हम आगे जाके समझेंगे। हर एक पे एक एक पैराग्राफ लिखा हुआ है हर एक वर्ड पे, तो टेंशन नहीं लेने का। तो देखो 1950-51 के हम पाई चार्ट देख रहे हैं अभी। यहाँ पास्चर्स 2% है, बैरन 21% है। और ना इस अच्छे तरीके से कर लेना, जैसे ना 25-26 का जो एग्ज़ाम था ना, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें ये चार्ट आया था, पाई चार्ट। अब ये एक्सरसाइज पोर्शन में भी आएगा तो हम इसे सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज पोर्शन वाला जो पार्ट था वो 25-26 के में आया था, 5 नंबर का पूरा। बैरन 21% है, फेलो 10% है, नॉन एग्रीकल्चर 4%, एग्रीकल्चर 42%, ऑर्चार्ड 7%, फॉरेस्ट 14%, और लैंड यूज इन इंडिया 2010-11। ज़मीन का कैसे उपयोग हो रहा है भारत में 2010-2011 में, ठीक है। इसमें बता रहा है पास्चर्स 3%, 1% बढ़ गया, बैरन 10%, 11% घट गया, फैलो 8%, 2% कम हो गया, नॉन एग्रीकल्चर 9%, नॉन एग्रीकल्चर बढ़ गया, कितना बढ़ा, नॉन एग्रीकल्चर 5% बढ़ गया, एग्रीकल्चर 46%, एग्रीकल्चर लैंड भी बढ़ गया, कितने परसेंट बढ़ा है, 4% बढ़ गया, ऑर्चर्ड्स लैंड कम हो गया, 6%। अब हम फॉरेस्ट पे आते हैं, ठीक है। लैंड विथ एब्यूडेंट वेजिटेशन इज कॉल्ड फॉरेस्ट। एब्यूडेंट वेजिटेशन यानी कि बहुत ही ज़्यादा वेजिटेशन, रिच, लश, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब हरियाली हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा जंगल वगैरह हो, उसे हम फॉरेस्ट, बहुत ही ज़्यादा पेड़ वगैरह हो, उसे हम एब्यूडेंट वेजिटेशन बोल देंगे, ठीक है। इज कॉल्ड फॉरेस्ट, उसे हम जंगल बोल देंगे, ठीक है। फॉरेस्ट आर अ सोर्स ऑफ फ्यूल वुड्स, फॉरेस्ट ही जरिया है फ्यूल वुड्स। फ्यूल वुड्स वो होता है मतलब कि
जैसे कि फ्यूल वुड वो होता है जलाने वाली लकड़ियाँ जो हम खाने में जलाते हैं या फिर ईटा भट्टा में जलाते हैं, वो वाली लकड़ियों को हम फ्यूल वुड्स बोलते हैं। ठीक है। टिम्बर्स यानी कि वो होता है फर्नीचर बनाने वाली लकड़ियों को टिम्बर्स लकड़ी बोला जाता है, सूखी लकड़ी। ठीक है। टिम्बर्स लकड़ी जरूरी नहीं है सूखी हो, मतलब साल के पेड़ को हम टिम्बर भी बोल सकते हैं। ये लकड़ियाँ वो होती हैं जो फर्नीचर बनाने के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, मजबूत होती हैं और इन्हें वो दीमक जल्दी नहीं लगता, उसे हम टिम्बर लकड़ी बोलते हैं। रूट्स एंड ट्यूबर्स, रूट्स और ट्यूबर्स उसे बोला जाता है। ट्यूबर्स मतलब कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो ये सब, और ट्यूबर्स यानी कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी वगैरह को बोला जा रहा है जिसमें स्टार्च ज़्यादा हो। और रूट्स कैरेट बीटरूट रेडिश को बोला जा रहा है। ठीक है। वाइल्ड फ्रूट्स यानी कि फिग, तेंदू इसमें आ जाएगा वाइल्ड फ्रूट में। मेडिसिन, अब देख ही सकते हैं आप, आयुर्वेद की शॉप में कभी जाइएगा आपको पता लगेगा कि जंगल से कितनी ज़्यादा मेडिसिन हमको मिलती हैं। ठीक है। गिलोय आप जानते होंगे, गिलोय एक काफ़ी अच्छी मतलब बेल जैसी होती है। अगर आप उसे पानी में उबाल के पिएंगे तो आप यंग रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, आपको सर्दी नहीं होगी। ऐसे ही अड़ूसा का पत्ता होता है, अड़ूसा का पत्ता आप उबाल के पी लेंगे तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। ये सब जंगल में लगे होते हैं। आप आयुर्वेद की शॉप में जाइएगा, आयुर्वेदा की शॉप में, तो आपको पता लगेगा कि कितना कुछ हमें जंगल से मेडिसिन मिलती हैं। फूडर यानी कि चारा, एक्सेट्रा। इन द लास्ट 60 ईयर्स, 60 साल, ये पिछले 60 सालों में इंडिया फॉरेस्ट लैंड इंक्रीज्ड फ्रॉम 14% टू 23%। इंडिया का एग्रीकल्चर लैंड पिछले 60 वर्षों में बढ़ा है, नहीं सॉरी, फॉरेस्ट लैंड बढ़ा है 14% से 23% तक। बट दिस इंक्रीज कंटिन्यूस्ड ओनली अप टू 1971। पर ये तब तक बढ़ा 1971 तक बढ़ा, उसके बाद ये ना बढ़ा। ठीक है। सिंस देन, तब से द एरिया अंडर फॉरेस्ट हैज़ रिमेन्ड मोर और लेस कंस्टेंट, यानी कि बस थोड़ा बहुत डगमगा रहा है, तब से ज़्यादा बढ़ नहीं रहा। when we use the term forest land, जब भी हम forest land वर्ड यूज करते हैं, we need to remember that the term refers to land that should be used as forest। हमें ये याद रखना जरूरी है, या हमें ये याद रखना जरूरी है कि हम वही एरिया को काउंट करेंगे जो फॉरेस्ट जैसे यूज हो रहा है। बट दिस डज नॉट मीन दैट ऑल द लैंड हैज स्टैंडिंग फॉरेस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक जगह ही फॉरेस्ट लैंड है। फॉर एग्जाम्पल, इन 2010 फॉरेस्ट लैंड टोटल 23%, but the land actually under forest cover totally only 19.05%। जैसे कि 2010 में हमने क्या, टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना था 23%, पर जो एक्चुअल था, जो असली जंगल था, वो 19.05% था। द गवर्नमेंट अंडरटेक्स अ फॉरेस्टेशन ऑन फॉरेस्ट लैंड दैट डज नॉट हैव स्टैंडिंग फॉरेस्ट एट प्रेजेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अफॉरेस्ट्रेशन यानी कि जंगल लगाना शुरू किया वो वाले फॉरेस्ट में जहाँ जंगल नहीं था, क्योंकि 1905% था ना, और फॉरेस्ट लैंड क्या था 23% था। तो मतलब कि जो 4% कम हो रहा है, नहीं, जो 3% कम हो रहा है, गवर्नमेंट ने उस पर जंगल लगाना शुरू किया। ठीक है। पेड़ लगाने शुरू किए, पौधे लगाने शुरू किए। फॉरेस्ट, सॉरी, और यहाँ मैंने फैक्ट्स लिखे हैं। सिक्किम क्या है, नो प्लास्टिक फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। और असम में क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ठीक है।
forest forest provide us with produce like timbers, but the value of forest is much more than the produce they provide. फॉरेस्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, मतलब फर्नीचर बनाने के लिए हमें टिम्बर हमने क्या डिस्कस किया था, अच्छी खासी अच्छी स्ट्रॉन्ग लकड़ी जिसे दीमक नहीं लगता, फर्नीचर बनाने में उपयोग होती है। मतलब ना फॉरेस्ट हमें ऐसे ऐसे प्रयोग में सामान देता है, पर वो सामान से ज़्यादा कीमती वो हमारे लिए फॉरेस्ट है। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस के वक्त। दिस प्रोसेस हेल्प्स टू मेंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करता है ये प्रोसेस एटमॉस्फेयर में। इट ऑल्सो रिप्लेनिश्ड द ऑक्सीजन कंटेंट दैट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन एंड एनिमल रेस्पिरेशन। और ये ऑक्सीजन को दोबारा बनाने में हेल्प करता है, जो ह्यूमंस इंसानों और जानवरों दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। A stable oxygen carbon dioxide balance help to stable atmospheric temperature। स्टेबल यानी कि ठीक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हो, बैलेंस हो, तो ये क्या करते हैं, स्टेबल एक ठीक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बना देते हैं। दैट इज वाई फॉरेस्ट आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। इसीलिए ये जंगल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमारे रहने के लिए। फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प अस टू कंजर्व अवर वाटर सोर्स एंड आर हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट के चलते ही वाटर रिसोर्स सोर्सेस हैं हमारे पास, और जंगल के प्राणियों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लॉस ऑफ फॉरेस्ट endangeers our air, water resources, plants and animal। अगर हम जंगल को हमने खो दिया तो हम क्या करेंगे, जंगल को कैसे खोएंगे, काट पीट के, माइनिंग कर करके, ठीक है, लकड़ियाँ काट के, पेड़ काट के, ऐसे हम जंगल खोएंगे। और अगर हमने जंगल खो दिया तो हमारे खतरे में क्या क्या आ जाएगा, हवा, पानी के साधन, प्लांट्स, पौधे और जानवर, यानी कि पृथ्वी का हाल ही खराब हो जाएगा। एट लीस्ट 33% of the country should be under forest cover to ensure environmental stability। कम से कम 33% हमारी कंट्री है उसे फॉरेस्ट कवर अच्छी तरह के होना चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट अच्छा रहे हमारा, ठीक है। बट इन 1987 ओनली 19.49% ऑफ इंडिया लैंड वॉज अंडर फॉरेस्ट। पर क्या हुआ, 1987 ईयर में 19.49% ही इंडिया फॉरेस्ट कवर एरिया था इंडिया में। आफ्टर इंटेंसिव एफर्ट्स, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स के बाद, द टोटल एक्रेज of forest land increased to 21.23% in 2013। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद 21.23% एरिया 2013 में हो गया। फॉरेस्ट कवर वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अलग अलग जगहों में अलग अलग फॉरेस्ट एरिया होता है, क्योंकि अलग अलग लैंडफॉर्म होती है, ठीक है, और अलग अलग टेम्परेचर वगैरह कंडीशन वगैरह जियोग्राफिकल कंडीशन भी होती है, ठीक है। तो यही वो लाइन डिस्कस कर रही है। छत्तीसगढ़ इज अमोंग द स्टेट विथ हाई फॉरेस्ट कवर। छत्तीसगढ़ एक ऐसी स्टेट है जिसमें बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है। 41.75% of its area is under forest। 41.75% जो छत्तीसगढ़ का एरिया है वो कवर है फॉरेस्ट से, ठीक है। क्योंकि हम बुक पढ़ रहे हैं तो हम बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे,
हो सकता है अभी और बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इन कॉन्ट्रेक्स्ट आगे उत्तर प्रदेश हैज़ जस्ट 5.7%। उत्तर प्रदेश के पास सिर्फ फॉरेस्ट कवर कितना है, 5.7%। एंड ओडिशा हैज़ 31.36% अंडर फॉरेस्ट। और ओडिशा के पास कितना है, 31.36% है। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सच एज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एक्सेट्रा हैव द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर रेंजिंग फ्रॉम 70% टू 83%। क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन सी हैं, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, ठीक है, ये सब उधर 7 स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स बोला जाता है। ये सब में फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे ज़्यादा है, 70% टू 83% तक इनकी रेटिंग जाती है। ठीक है, हमने जो अंडरलाइन किया हुआ है वो आप भी अंडरलाइन कर सकते हैं, और जो ये फॉरेस्ट कवर एरिया है ना, इसे अंडरलाइन कर लेना। हो सकता है ये फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर टिक द करेक्ट में पूछ लिया जाए। अब हम फॉरेस्ट को तो समझ गए, फॉरेस्ट क्या है, ठीक है। अब हम ऑर्चार्ड्स को समझेंगे। देखो फॉरेस्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं। फॉरेस्ट क्या है, जिसमें एब्यूडेंट वेजिटेशन हो, ठीक है, एक वर्ड में, एक लाइन में, ठीक है। ऑर्चार्ड्स, द कैटेगरी इंक्लूड्स लैंड कवर्ड बाय अ फ्रूट बेयरिंग ट्रीज। ये ऐसा ऑर्चार्ड्स का मतलब क्या है, ये ऐसी कैटेगरी है जो जहाँ फ्रूट मतलब जिस पेड़ों से हमें फ्रूट मिलते हैं ना, वो पेड़ जो लैंड कवर करते हैं इंडिया में, उसे हम ऑर्चार्ड्स कहते हैं। ओवर द लास्ट 60 years, orchard in India have been steadily cleared to make way for agriculture land। मतलब पिछले 60 years में ऑर्चार्ड्स को काटा जा रहा है इंडिया में, साफ कर दिया जा रहा है एग्रीकल्चर लैंड के लिए। Thus land under orchard decreased from 7% to 1% during this period। इसलिए क्या हुआ, ऑर्चार्ड्स का लैंड कम हो गया, 7% से 1% आ गया। ऑर्चार्ड्स क्या है, ऑर्चार्ड्स वो जगह हैं जहाँ फल देने वाले पेड़ जहाँ लगे हुए हैं, उसे हम ऑर्चार्ड्स कहते हैं इन वन लाइन। ओके, agricultural land, a large share of our country land is under agriculture। बहुत ही ज़्यादा ज़मीन जो है इंडिया की, वो एग्रीकल्चर को समर्पित है, ठीक है। और ये हमारा प्राइमरी रिसोर्स भी है। द मेजॉरिटी ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड अस। इसमें क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा जो इंडिया की पॉपुलेशन है, आबादी है, वो क्या कर रही है, एग्रीकल्चर का काम करती है, खेती बाड़ी का काम करती है। विच प्रोवाइड्स अस विथ फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। जो हमें क्या देते हैं, फूड ग्रेन देते हैं, आहार देते हैं, अनाज देते हैं, और रॉ मटेरियल देते हैं फैक्ट्रीज को, जैसे कि कॉटन, जूट, ये सब एग्रीकल्चर की फील्ड में ही आ गया। अब ये प्रोसेस बन के कपड़े बनेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को जाएंगे, है ना। मतलब वीट वगैरह भी जाती है ताकि वो आटा बन के आए मार्केट में, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल ही है, कच्चा सामान ही है इंडस्ट्रीज के लिए एग्रीकल्चर। In 1950-51, 42% of our land was agriculture land। 1950-51 के दशक में 42% लैंड हमारा एग्रीकल्चर में था। टुडे इट इज़ 46%। अब ये 46% है। द एरिया अंडर एग्रीकल्चर हैज़ बीन मोर और लेस स्टेबल सिंस 1970। मतलब इसका भी रेट डगमगा रहा है 1970 से, थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा सा कम हो जा रहा है 46 से, ठीक है।
ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, मतलब इरिगेशन आजकल बहुत अच्छी हो रही है, जिसके चलते क्या हो रहा है, 2 and sometimes 3 क्रॉप आर कल्टिवेटेड ऑन द सेम लैंड, दो या फिर उससे ज़्यादा क्रॉप्स लगाई जा रही हैं, फसलें लगाई जा रही हैं एक ही ज़मीन पर, बट ओनली 38.75% ऑफ आवर एग्रीकल्चर लैंड इज इरिगेटेड एंड कैन बी मल्टी क्रॉप। पर इससे क्या हो पर दुख की बात ये है कि 38.75% जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है उसे अच्छी तरीके से सिंचाई हो रही है उसमें, और उसमें एक से ज़्यादा क्रॉप्स लगाई जा रही हैं। ठीक है। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, दिस इंक्लूड्स ऑल this includes all land that cannot be used for agriculture or is used for non-agriculture purpose। ये ऐसे लैंड है जो एग्रीकल्चर के लिए ना यूज़ होते हो या फिर एग्रीकल्चर से हट के इसका यूज़ हो। ठीक है। इट इंक्लूड स्नो कैप्ड माउंटेन्स, इसमें क्या आता है, स्नो कैप्ड यानी कि बर्फ से ढके हुए पहाड़ आते हैं, सैंड ड्यून्स यानी कि आप थर्ड इफेक्ट में जाओगे तो वहाँ क्या मिलेगा, सैंड ड्यून्स मिलेंगी, यानी कि रेत के टीले मिलेंगे, है ना, मतलब कि जो हवा से इधर से उधर रेत के पहाड़ बनते रहते हैं उसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। रेतीली हवाएं, हाउसेस घर, शॉप्स, इंडस्ट्रीज, रोड्स, रेलवे, मार्केट, प्लेग्राउंड, रिवर्स, डैम्स एक्सेट्रा। ठीक है। ये सब नॉन एग्रीकल्चर लैंड का हिस्सा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड द ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज़ इंक्रीज्ड लैंड use under the category from 4% in 1950-61 to 9% in 2010-11। तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हम टर्म्स तो समझ ही रहे हैं, औद्योगिकरण मतलब कारखाने वगैरह ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज ज़्यादा बन रही हैं, और अर्बनाइजेशन शहरीकरण, मतलब शहर डेवलप हो रहे हैं, ये सब ने क्या किया, एंड द ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट, और देखो सड़कें बन रही हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, ये सब ने क्या हुआ, ये सब ने क्या किया, नॉन एग्रीकल्चर के लैंड के रेट को बढ़ा दिया। 1950-51 में ये 4% था, 2010-11 में क्या हो गया, ये 9% हो गया, 5% बढ़ गया ये। टुडे देयर इज growing demand to acquire agricultural land for industrialization and urban development। अब आज के ज़माने में ये काफ़ी डिमांड है कि एग्रीकल्चर लैंड को ले लो और उसको किसके लिए किस में तब्दील करो या फिर किस में उपयोग करो, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कारखाने बनाने में। तो अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि एग्रीकल्चर लैंड को हम किस में तब्दील करें, किसके लिए यूज़ करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि कारखाने बनाने में, और एंड अर्बन डेवलपमेंट, और शहरों की डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट को ज़्यादा करने के लिए, अच्छे शहर बनाने के लिए, मेट्रो सिटीज़ बनाने के लिए। मेट्रो सिटीज़ का एग्जांपल क्या है, दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, ऐसी सिटीज़ बनाने के लिए। What type of land should be acquired for such purpose? कैसे ज़मीन को लिया जाए ऐसे चीज़ों के लिए। What is the right compensation for such acquisition? ऐसे लेने के लिए मतलब क्या सही, compensation मतलब होता है, मतलब मुआवजा, कौन सा सही मुआवजा है ये लैंड को लेने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड को लेने के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ठीक है। These questions are a matter of national debates। ये क्वेश्चंस क्या कर देते हैं, डिबेट करा देती है नेशनल लेवल की। ठीक है। If
fertile multi-cropped land is acquired, there is bound to be a negative impact on food grain production and the country's फूड सिक्योरिटी आप इकोनॉमिक में जाके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर ही एक बेस्ड है फूड सिक्योरिटी पे, वहाँ हम फूड सिक्योरिटी को अच्छी तरीके से जाके समझेंगे। इफ मतलब अगर फर्टाइल या फिर मल्टी क्रॉप्ड लैंड हम लें एग्रीकल्चर के लिए, तो ये फूड ग्रेन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा ना, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, पॉजिटिव तो डालेगा नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन पे कमी प्रोडक्शन के प्रोसेस पे परेशानी आ रही है, ठीक है। प्रोडक्शन कम हो रही है और हो सकता है कम लोगों को खाना मिले, तो ये परेशानी आएगी ना कंट्री में, अगर हम फर्टाइल और मल्टी क्रॉप्ड लैंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए लें तो। इट इज़ therefore important to acquire only less fertile land for agricultural uses। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसलिए ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि हम कम फर्टाइल लैंड ले, थोड़ा कम गुणों वाला लैंड ले नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए, प्रयोगों के लिए। हाउ मच कंपनसेशन शुड फार्मर बी पेड फॉर लैंड अक्वायर्ड फ्रॉम दैम। मतलब इसमें ये है कि कौन सा सही मुआवजा फार्मर, मतलब एक सही रेट पे, एक अच्छे रेट पे फार्मर को देना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, मतलब कितना मुआवजा मिलना चाहिए फार्मर्स को उनके लैंड के लिए, उनका लैंड वो जो दे रहे हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, या फिर अर्बन डेवलपमेंट के लिए वो जो लैंड दे रहे हैं, उनको भी एक अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए वो लैंड का। ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि कितना मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ नेशनल डिबेट, और ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है जो नेशनल डिबेट कराता है। चेंजिंग लैंड यूज मेक्स अक्वायर्ड लैंड मेनी टाइम मोर एक्सपेंसिव। कभी कभी क्या होता है, चेंजिंग लैंड यूज़, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड से कभी आपको दूसरा मतलब अर्बनाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वो करना है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ज़मीन करनी है, कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। बट फार्मर आर compensated only on the basis of agriculture land price। पर फार्मर को कैसे मुआवजा मिलता है, एग्रीकल्चर लैंड के प्राइसेस पे ही मिलता है। मतलब कि अब फार्मर तो कम ही कमा रहा था ना उससे एग्रीकल्चर लैंड के अकॉर्डिंग, अब इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ इंडस्ट्रीज डालेंगे तो इंडस्ट्रीज वाले तो कितना ज़्यादा कमा लेंगे ना वही ज़मीन का यूज़ करके, ठीक है, ये बात यहाँ कही गई है। They thus do not benefit from the enhanced value of land। तो इसका मतलब इसके चलते फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि वो एग्रीकल्चर लैंड के अकॉर्डिंग ही मुआवजा देते हैं। चलो आज हमने नॉन एग्रीकल्चर लैंड पढ़ लिया। नॉन एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है एक बार फिर से देखते हैं। जो एग्रीकल्चर जहाँ नहीं करते, मतलब डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन के लिए जो लैंड यूज़ होते हैं उसे हम नॉन एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं। ये क्या क्या होता है, स्नो कैप्ड माउंटेन, सैंड ड्यून्स, हाउस, शॉप्स, इंडस्ट्रीज, रोड्स, रेलवे, मार्केट, प्लेग्राउंड, रिवर, डैम्स एक्सेट्रा, ये सब नॉन एग्रीकल्चर लैंड के पार्ट हैं। चलो तो आज हमने इतना पढ़ लिया। कल हम क्या क्या पढ़ेंगे, फॉलो लैंड, बैरन लैंड, पास्चर लैंड, और बस इतना ही पढ़ेंगे। और लैंड एक्वाइजिशन बाय द गवर्नमेंट, इसका टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
थैंक यू सो सो मच। बाय बाय।